नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जमीर का कैदी पार्ट 7। शनिवार 26 दिसंबर, मुंबई राजनगर खैरगढ़। सुबह के 7:30 बजे थे जबकि एक बंद डिलीवरी ट्रक दहिसर से रवाना होकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दाखिल हो रहा था। ट्रक के दोनों पहलुओं में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कंसारा फिशरीज दहिसर। ट्रक बोरीवली और कांदीवली के बीच था, जबकि ड्राइवर को सड़क पर तिरछी खड़ी पुलिस की एक जीप दिखाई दी, जिसके करीब खड़ा एक सब इंस्पेक्टर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। ट्रक करीब पहुंचा तो ड्राइवर ने बाजू में करके उसे रोका। सब इंस्पेक्टर ड्राइवर की साइड में उसके करीब पहुंचा। किधर जाता है? वो रौब से बोला। जुहू जाता है बाप, ड्राइवर विनयशील स्वर में बोला। सी व्यू होटल। नहीं जाने का है। क्या बोला बाप? हाईवे पर आगे नहीं जाने का है। मन काहे? मलाड से पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, टोटल रोड जाम है। ओह, कोई और रोड पकड़। बाप, ये फिक्स टाइम डिलीवरी, घोड़बंदर रोड से जा। टेम पर कैसे पहुंचेगा? अगर ठीक है, इधर ही रुक, जब रोड ब्लॉक हटे तो जाना। कब तक हटेगा? दोपहर तो हो ही जाएगी। ओह ठीक है बाप, बाजू का रास्ता पकड़ता है। ट्रक में क्या है? होटल की सप्लाई है बाप। क्या? फिश, चिकन, मटन? खोल के दिखा। बाप, ये कंसारा फिशरीज का ट्रक है। तो कोई पुलिस वाला आज तक इसे नहीं रोका, कोई पुलिस वाला पीछू का बक्सा खोलने को नहीं बोला। अभी मैं बोला ना बाप, कंसारा साहब सीधे कमिश्नर को बोलेगा। अभी बोलेगा? अभी है इधर तेरा कंसारा साहब? नहीं, पण अभी कमिश्नर है इधर। नको, पण तेरा कंसारा साहब जब बोलेगा तब बोलेगा, कमिश्नर साहब जब सुनेगा तब सुनेगा। अभी मैं बोलता है और तू सुनता है। क्या बाप, काहे खाली पीली? क्यों साला मगज चाट रहा है? अभी मैं तेरा पॉल्यूशन भी चेक करेगा। क्या? तेरा कागज पर्चा भी चेक करेगा, सप्लाई का माल का वे बिल भी चेक करेगा। ये भी देखेगा कि कोई एक्साइज या सेल्स टैक्स वाली आइटम तो नहीं ढोता है। अरे बाप, क्या गजब! ये दो भीड़ू कौन है जो तेरे साथ बैठेले हैं? लोडर हैं। तीनों नीचे उतरो। बाप, कोई नजराना मांगता है तो कंसारा साहब देगा ना। तू बंद होना मांगता है? अरे नहीं बाप, तो नीचे उतर, तुम दोनों भी। तीनों नीचे उतरे। पीछू में चलो। तीनों पीछे पहुंचे। खोलो। ड्राइवर ने बंद ट्रक का कंटेनर जैसा पिछला दरवाजा खोला। भीतर? क्या? दोनों भीतर चलो। पर सुना नहीं? तीनों कंटेनर में, जिसमें कि छत तक प्लास्टिक के क्रेट लगे हुए थे, लेकिन फिर भी फ्रंट में जगह थी, सवार हो गए। सब क्रेट निकालकर बाहर रखो। सब इंस्पेक्टर ने नया हुक्म दंदनाया। क्या? पुलिस को गुमनाम टिप मिला कि कंसारा फिशरीज का डिलीवरी ट्रक नारकोटिक्स ढोता है। क्या बोला बाप? हेरोइन चरस जैसा नशे का आइटम ढोता है। अरे बाप, कुछ सोच के तो बोल। कंसारा साहब इतना बड़ा आदमी ऐसा काम करेगा? मेरे को एक एक क्रेट चेक करने का है, खाली ट्रक चेक करने का है। जल्दी कर। बाप, मेरे को एक फोन लगाने दे। अभी नहीं, पहले मेरा काम, बाद में जो मर्जी करना। ऐसा जुल्म तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अभी देखा ना? चल शुरू कर, वरना ट्रक भी थाने में बंद और तुम तीनों भी थाने में बंद। बाप, रहम कर, ये 2 घंटे का काम है और उधर फिक्स टाइम डिलीवरी। तू ऐसे नहीं मानेगा। डाकी? बोलो साहब जी, एक हवलदार बोला। चक्के पर बैठ और ट्रक को थाने लेकर चल। नहीं नहीं, ड्राइवर जल्दी से बोला। उतारते हैं क्रेट। पहला क्रेट सड़क पर पहुंचने तक सब इंस्पेक्टर, जो कि बोगस था, नाम से भी और वर्दी से भी, ट्रक की ओट में पहुंच गया। उसने मोबाइल पर स्पीड डायलिंग पर सेट 1 नंबर पंच किया और फोन में बोला, ट्रक काबू में है, 2 घंटे इधर ही होगा। ठीक 8 बजे कंसारा फिशरीज का डिलीवरी ट्रक होटल सी व्यू के पिछले कंपाउंड के आयरन गेट पर पहुंचा। गार्ड ने ट्रक को पहचानकर गेट खोल दिया। ट्रक कंपाउंड में दाखिल हुआ और एक साइबान के नीचे जाकर रुका, जहां पवन डांगले खड़ा था। ट्रक के ड्राइविंग केबिन में ड्राइवर के साथ 2 आदमी थे, खाकी वर्दी पहने और वैसी पी कैप लगाए। ड्राइवर खुद बापू बजरंगी था। उसके साथ उसके जो 2 आदमी थे,
उनमें से एक का नाम अट्टा था और दूसरे का सौम्या था। तीनों नीचे उतरे। बजरंगी ने डांगले का अभिवादन किया, उसको माल का चालान थमाया और पीछे जाकर ट्रक का दरवाजा खोला। उसके दोनों जोड़ीदार भीतर से क्रेट निकाल निकाल कर एक ओर रखने लगे। उन क्रेटों की भी एक विशेषता थी, जिसकी बाबत बजरंगी ने वक्त रहते पता लगा लिया था। क्रेट 3 रंगों के थे। हरे क्रेटों में मटन था, पीले क्रेटों में चिकन थे और नीले क्रेटों में फिश थी। लोडर 3 रंगों के क्रेटों को 3 ढेरों में रखने लगे। होटल के भीतर की एक खिड़की में इरफान और शोहाब मौजूद थे और दूरबीन के जरिए उन तीनों जनों का मुआयना कर रहे थे, जो एक बहुत बड़ी चाल चलने वहां पहुंचे हुए थे। सब सामान उतर गया तो डांगले ने उन्हें दोबारा गिना और गिनती का मिलान चालान पर दर्ज गिनती से किया। चालान के मुताबिक एक क्रेट ज्यादा था। एक क्रेट जास्ती है, वो धीरे से बजरंगी से बोला। बोले तो है ना? बजरंगी बोला। कौन सा? नीला, बाहर लोबस्टर लिखेला है। ठीक। डांगले ने चालान की कॉपी साइन करके उसे दी। फिर उसने 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को करीब बुलाया। तुम वो बोला, पीले और हरे क्रेट चेक करो, नीले क्रेट मैं खुद चेक करता हूँ। सहमति में सिर हिलाते चारों गार्ड काम करने लगे। 10 मिनट वो सिलसिला चला। उतना अरसा बजरंगी अपने साथियों के साथ थोड़ा परे ठिठका खड़ा रहा। फिर क्रेट भीतर ले जाए जाने लगे। बजरंगी ने चैन की सांस ली। फिर वो तीनों पूर्वता ट्रक में सवार हो गए। बजरंगी ने ट्रक को साइबान के नीचे से निकाला, उसे कंपाउंड में घुमाकर उसका रुख आयरन गेट की तरफ किया और एक बार हौले से हॉर्न बजाकर उसे आगे बढ़ाया। उस घड़ी 8:45 बजे थे। आधा घंटा। संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाते बजरंगी ने मन ही मन सोचा, बस आधा घंटा और। गार्ड ने गेट खोल दिया। ट्रक कंपाउंड से बाहर निकल गया। बाहर 2 कारें मौजूद थी, जिनमें से एक में बुझेकर और पिचड़ सवार थे और दूसरी में परचूरे और मतकरी मौजूद थे। ट्रक के पीछे लगने के लिए 2 टीमें इसलिए तैयार की गई थी ताकि किसी वजह से एक कार पीछे न लगी रह पाती तो वो काम दूसरी कार संभाल लेती। वो पोजीशन बदल बदल कर पीछे लगते तो ट्रक को हमेशा एक ही कार पीछे न दिखाई देती। सारे क्रेट किचन के स्टोर में पहुंच गए तो आनन फानन नीले क्रेटों को खोला गया। सब में से आरडीएक्स बरामद हुआ। हर क्रेट में डिटोनेटर के साथ अपनी टाइम क्लॉक थी और सब पर 9:15 का टाइम दर्ज था। तत्काल डिटोनेटर, घड़ियों और आरडीएक्स को अलग किया गया। तौबा, शोहाब बोला, आरडीएक्स 150 किलो से कम नहीं होगा। इन लोगों की सलाहियत भी तो कमाल की है, विमल बोला, जो खड़े पैर इतना आरडीएक्स इकट्ठा कर लेते हैं। स्पेशल क्रेट भी तो खोलो, इरफान बोला। बाहर लोबस्टर लिखे क्रेट को डांगले ने खोला। भीतर से हजार रुपए के नोटों में और डॉलर के 50-50 के नोटों में 2.5 करोड़ रुपया चौकस बरामद हुआ। तभी मारवाड़ी का पुंडालिक नाम का मातहत वहां पहुंचा। बुरी खबर है, वो दबे स्वर में बोला। सबने सशंक भाव से उसकी तरफ देखा। मारवाड़ी साहब, वो और भी दबे स्वर में बोला। फिनिश। क्या हुआ? विमल ने पूछा। कल रात किसी वक्त मुंबई पूना रोड पर कार का एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक ने सीधी टक्कर मारी। पुलिस बोलती है न कार का कुछ बचा न मारवाड़ी साहब का। बड़ी मुश्किल से शिनाख्त हो पाई। ट्रक चोरी का था। एक्सीडेंट वाली जगह से 5 किलोमीटर परे खड़ा मिल गया था। जरूर एक्सीडेंट स्टेज किया गया था। जाहिर है, इरफान बोला। इधर खबर कैसे पहुंची? विमल ने सवाल किया। हाईवे पेट्रोल का एक सब इंस्पेक्टर आया। पुंडालिक बोला, शिनाख्त के लिए किसी को साथ ले जाना मांगता है। लाश और कार अभी हाईवे पर ही है। कार मुलुंड थाने में है और लाश वहीं के सरकारी अस्पताल की मोर्ग में है। विमल ने शोहाब की तरफ देखा। मैं जाता हूँ, तत्काल शोहाब बोला। पहले उसकी बेगम को न्यूज़ ब्रेक करता हूँ और फिर उसे भी साथ लेकर जाता हूँ। चल पुंडालिक। वो दोनों चले गए। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचा। कंसारा फिशरीज का एक और डिलीवरी ट्रक आ गया है साहब, वो डांगले से बोला। आयरन गेट पर रोक के रखा है। क्या बोले? डांगले ने विमल की ओर देखा। असली ट्रक होगा, विमल बोला। आने दो, इरफान बोला, क्योंकि फिश तो आई ही नहीं। मैं देखता हूँ, डांगले बोला। वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ हो लिया।
दफेदार मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। 9:30 बज चुके थे। मोबाइल नहीं बजा था। ये मुबारक खबर उसे सुनने को नहीं मिली थी कि होटल सी व्यू नेस्ता नाबूद हो चुका था। 10 बजे वो खुद जुहू के लिए रवाना हुआ। 10:30 बजे वो होटल सी व्यू के आगे से गुजरा। होटल सी व्यू आसमान की ओर सिर उठाए शान से खड़ा था। दगा, 5 करोड़ रुपया मिट्टी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। लाइन पर बापू बजरंगी था। कहाँ मर गया था? वो गरजा। बाप वेट करता था। जवाब मिला। किस बात का? कमेटी का रुक्का जारी होने का कि होटल खत्म हो गया? बाप, मैं सोचा घड़ियों में कोई गड़बड़। मास्टर क्लॉक पर 1 घंटा आगे का टाइम सेट हो गया। इस वास्ते 1 घंटा और इंतजार किया। पण क्या पण? बाप, वो साला पवन डांगले धोखा दे गया। मजे से रोकड़ा हजम कर गया। ऐसे ही हुआ। अब था मुझसे बोले तो वो भी मुमकिन नहीं दिखाई देता। काहे? होटल में है। अगर वो सच में दगा किया तो मेरे को नहीं लगता वो अकेले बाहर निकलेगा। फोन लगाया ना। जो नंबर वो मेरे को दिया, जैसे वो बोला वैसे उस पर फोन लगाया, पर कोई बात नहीं कराता। जितने टाइम फोन किया एक ही जवाब मिला, इधर नहीं है। होगा भी तो अब क्यों तेरे से बात करेगा? बाप, वो तू ही साला बड़ा बोल बोला कि वो भीड़ू एन फिट था। तू साला उसको एन फिट नहीं किया, वो साला तेरे को एन फिट किया। तेरे को साला 5 खोखा का मुर्गी बनाया। क्या अभी तो ऐसे ही लगता है? क्या लगता है? उस भीड़ू की, पवन डांगले की पटने की कोई मर्जी है ही नहीं थी। वो भी साला अपनी बॉस जैसा ही ठीक था। तभी ज्यादा से ज्यादा रोकड़ा खींचने में दम लगाया। मेरे पीठ फेरते ही जाकर बॉस लोगों को सब पक दिया। यानी कि आज सुबह जब तू स्पेशल डिलीवरी के साथ होटल पहुंचा था तो वो तेरे इस्तकबाल के लिए उधर तैयार बैठे थे। ऐसे ही जान पड़ता है। फिर तू कैसे बच गया? क्या बोला बाप? उधर से सेफ कैसे निकल आया? कैसे निकल गया? मेरे से पूछता है। कोई मेरे पीछू अभी आया भेजे में कुछ? वो लोग तेरे को इसी वास्ते उधर से चला जाने दिया क्योंकि वो लोग तेरे को मेरे तक पहुंचने का जरिया बनाना मांगता था। पण बाप, मेरे को किधर मालूम तुम किधर है? उनको भी किधर मालूम कि तेरे को नहीं मालूम। ओह, कभी तो मेरे को तेरे से रूबरू मिलना मांगता होगा। कभी तो तू कहीं मेरे पास पहुंचेगा। तभी क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाप। क्या करेगा? मेरे को कोई साला पीछे लगा दिखाई दिया। मैं साला उसको डॉज नहीं देगा, बुलेट देगा। बजरंगी, कुछ भी करना। कोई तेरे पीछे लगा मेरे तक पहुंचा तो उसका पता नहीं क्या होगा। तू नहीं बचेगा। बाप, फिक्र न को। मैं अभी कट कर। दोपहर के करीब मेहरोत्रा मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित एक सरकार से मंजूर शुदा मनी चेंजर के ऑफिस में पहुंचा। उसका पिछला दिन इतना मसरूफ गुजरा था कि वो मनी चेंजर तक फेरा लगाने का पहले टाइम नहीं निकाल सका था। यूरो का रेट क्या चल रहा है? उसने बाहरी ऑफिस में बैठे क्लर्क से पूछा। 52.50 जवाब मिला। बढ़िया बढ़िया, मैंने तो 52.75 सुना है। फिर भी वो बोला, कल तक था, अभी 52.50 है और नीचे जाएगा। भाई 52.75 ही लगाओ। कितने हैं आपके पास? 10,000। 52.60 लगा दूंगा। भाई 75 नहीं, 65 भी नहीं। ठीक है, पेमेंट कैसे दोगे? जैसे आप चाहें। 1000 के नोटों में हो जाएगा। मेहरोत्रा ने 20 नोट उसके सामने रखे। ये तो 500 के नोट है। क्लर्क बोला। तो क्या हुआ? इनके 500 के होने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ नहीं, मैं वाउचर बनाता हूँ, रुपए लेके आता हूँ। 5 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं। वो उठकर भीतरी ऑफिस में चला गया। भीतर एजेंसी का प्रोप्राइटर मौजूद था। 500 यूरो के एक ही सीरियल के नोटों की बाबत पुलिस के महकमे से जो फैक्स आया था। क्लर्क बोला, वो कहाँ है? क्यों? प्रोप्राइटर ने सवाल किया। क्लर्क ने उसके सामने नोट रखे। 20 हैं। वो बोला, एक ही सीरियल के हैं, बिल्कुल नए हैं। ये तो पुलिस के फैक्स वाले ही नंबर हैं। पक्की बात? अरे, वो फैक्स मैंने यहाँ अपने सामने टेबल ग्लास के नीचे लगाया हुआ है। वही नंबर है। कौन लाया ये नोट? कस्टमर लाया। कहाँ है? पेमेंट के इंतजार में बाहर बैठा है।
उसे जाके बातों में लगाओ, ठंडा वंडा पिलाओ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ठीक है। खैरगढ़ पुलिस चौकी पर एक ही टेलीफोन कनेक्शन था, जो कि चौकी इंचार्ज भगवती सिंह डोभाल चौकी में मौजूद हो तो उसके ऑफिस में बजता था, और अगर वो चौकी में न हो तो उसकी लंबी तार के सदके उसे बाहर बरामदे में रख दिया जाता था। उस घड़ी क्योंकि डोभाल चौकी में मौजूद था, इसलिए फोन बजा तो वो उसने अपने ऑफिस में खुद उठाया। हेलो, वो माउथ पीस में बोला। वो इतना मोटा था कि फोन उठाकर कान से लगाने की प्रक्रिया में ही हांफता जान पड़ता था। दरोगा जी, आवाज आई। सिपाही किशोर लाल बोलता हूँ, सर्कुलर रोड से। बोल भाई। साहब जी, अच्छी खबर है। क्या? हमारा पंछी लौट आया है। अच्छा, कब लौटा? अभी 5 मिनट पहले। फौरन आपको इत्तला की है। ये वाकई अच्छी खबर है। समझ ले, इसने तेरे पाप धो दिए। पहले बुधवार को राजनगर में तेरे से जो कोताही हुई थी, समझ ले अब वो पूरी तरह से माफ हो गई। साहब जी, मैं तो पहले भी पूरा चौकस। अब पसर नहीं, उस पर निगाह रख। अगर वो फिर खिसकता जान पड़े तो गिरफ्तार कर लेना। खिसकता जान पड़े? मुझे अंदेशा है कहीं वो अपना साजो सामान समेटने ना आया हो। ओह, मैं समझ गया साहब जी। कोई मिलने जुलने वाला उसके पास पहुंचे तो उसकी भी खबर करना। ठीक है साहब जी। रात तक तूने वहां से हिलना नहीं है। साहब जी, रात तक? हाँ, रात तक। यहाँ हेडक्वार्टर से कोई आला अफसर आने वाला है, इसलिए मैं चौकी से नहीं हिल सकता। वो आए ना आए, रात 8 बजे तक मुझे चौकी पर उसकी बाट जोहने का हुक्म है, इसलिए 8 बजे से पहले मैं सर्कुलर रोड का रुख नहीं कर सकता। समझ गया? समझ तो गया साहब जी, लेकिन बीच में रामजस को इधर भेज देते तो। आज ऐसा नहीं हो सकता। तू आज अकेला उधर चौकसी कर, आगे मैं सोचूंगा तेरी सख्त ड्यूटी की बाबत। अच्छा साहब जी। संबंध विच्छेद हो गया। मनी चेंजर के ऑफिस में मेहरोत्रा को आनन फानन हिरासत में लिया गया। उसके यूरो के नोट सीज किए गए और उसे मैजेस्टिक सर्कल पुलिस स्टेशन पर एसएचओ इंस्पेक्टर अटल के ऑफिस में पहुंचाया गया, जहां भीतर तक हिले हुए मेहरोत्रा ने हकीकत यूं बयान की जैसे कि पुलिस उन नोटों की दास्तान सुनने को उतनी उत्सुक ना हो जितना कि वो सुनाने को मरा जा रहा हो। एसएचओ बोला। तो दिलीप चौधरी नाम है उस शख्स का जिसने फ्लैट की बैलेंस पेमेंट के तौर पर आपको ये नोट सौंपे? जी हाँ। आपने इस बात की तस्दीक की कि वो वही है जो अपने आप को बताता है? बराबर की साहब। कैसे? कैसे की? उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा, जिस पर उसका नाम था, तस्वीर थी और इकबालपुर की मिश्रा कॉलोनी का पता था। उसने क्योंकि अभी फुल पेमेंट नहीं की थी, इसलिए फ्लैट की रजिस्ट्री अभी उसके नाम होना बाकी है। जब रजिस्ट्री का वक्त आएगा तो उसे और भी काफी कुछ अपने बारे में दाखिल दफ्तर कराना पड़ेगा। तो मूल रूप से वो इकबालपुर का रहने वाला है? हाँ। उसने ये ना बताया यूरो के नोट उसके पास कहाँ से आए? नहीं बताया साहब। पूछा होता? पूछा था। जवाब देने की जगह भड़क गया। बोला जहन्नुम से आए। आप कहते हैं उसके साथ एक नौजवान लड़की भी है? जी हाँ। वो कौन है? भतीजी बताता है। बताता है? जी हाँ। असल में कुछ और हो सकती है। मेहरोत्रा ने एक क्षण सोचा और फिर इनकार में सिर हिलाया। उस शख्स के बारे में या भतीजे के बारे में कोई और बात हो जो आप हमें बताना चाहते हो? उसने फिर इनकार में सिर हिलाया। इस बार एसएचओ ने पहले से लंबी हुंकार भरी। कुछ क्षण खामोशी रही। अब मैं जा सकता हूँ? मेहरोत्रा आशापूर्ण स्वर में बोला। क्या? एसएचओ तनिक हड़बड़ाया। नहीं, अभी आप यहीं रहेंगे। मैं क्या अपने आप को गिरफ्तार समझूं? मेहमान समझिए। लेकिन जब तक आपके बयान की तस्दीक नहीं हो जाती, तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन मैंने क्या किया है? मालूम करेंगे। आपके पोजीशन में फॉरेन करेंसी पाई गई है, जिसका सोर्स अगर स्थापित नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी आपको। मेहरोत्रा अवाक एसएचओ का मुंह देखने लगा। सब इंस्पेक्टर के साथ जाइए। वो उठा तो उसके पहलू में खड़े सब इंस्पेक्टर ने उसकी बांह थाम ली और उसे अपने साथ लिवा ले गया। पीछे एसएचओ ने उस सर्कल के एसपी को फोन लगाया, जिसके तहत सुनामपुर थाना आता था। उसे पहले से मालूम था कि एसपी का नाम यदुनाथ सिंह था। काफी देर बाद
आखिरकार उसकी एसपी यदुनाथ सिंह से बात हुई। उसने तमाम वाकया बयान किया। ये बहुत बड़ी लीड है, एसपी यदुनाथ सिंह उत्तेजित भाव से बोला, जिसको फॉलो करने के लिए मैं खुद राजनगर आना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, मैं कल सुबह से पहले राजनगर नहीं पहुंच सकता। ऐसा? हाँ, मैं रूबरू शिनाख्त के लिए उस शख्स को साथ लाना चाहता हूँ, तुम्हारे द्वारा सीज किए गए यूरोस का जो असली मालिक है। वो शख्स मुझे हाथ के हाथ उपलब्ध नहीं हो सकता। उसके साथ मैं सुबह ही पहुंच पाऊंगा। तब तक हम क्या करें? एसएचओ ने पूछा। दिलीप चौधरी नाम के उस शख्स को और उसकी भतीजी को हिरासत में ले लें? अभी नहीं, अभी सिर्फ उन पर निगाह रखी जाए, लेकिन अगर वो फरार होने की कोशिश करने लगे तो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। अभी ही क्यों नहीं? आप लोग उन्हें पहले गिरफ्तार कर लेंगे तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की जो एडवांटेज हम लेना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकेगी। मैं एकाएक जाकर उन दोनों के सामने खड़ा होना चाहता हूँ और उनके सिर पर ये बम फोड़ना चाहता हूँ कि क्रिसमस ईव को यहाँ के गार्जियन बैंक की डकैती के मुजरिमों के तौर पर उनकी शिनाख्त हो चुकी है। और फिर देखना चाहता हूँ कि एकाएक हुए इस रहस्य उद्घाटन की उन पर क्या प्रतिक्रिया होती है। जो आप बेहतर समझें, हमें जो हुक्म होगा हम करेंगे। आप उन पर वॉच रखिए और मेरे राजनगर पहुंचने का इंतजार कीजिए। राइट सर। सी गार्डन बार के पिछवाड़े में स्थित धीरज परमार के वैभवशाली ऑफिस में सिमरन ने कदम रखा तो उसके बैठने से भी पहले परमार बोला, गया? हाँ। सिमरन एक विजिटर्स चेयर पर ढेर होती बोली, सुबह जाने का था, अभी शाम हो गया। शाम को भी कलीजे पर पत्थर रख के गया होगा। वो तो है, सिमरन कुटिल भाव से बोली। तो साली है ही ऐसी, जादू कर देती है। वो तो है, अब तफसील से बता, क्या बोला? सिमरन ने बताया। तो अब वो खामोश हुई तो परमार बोला, खुल जा सिमसिम का दर्जा रखने वाली चमत्कारी आइटम दिलीप चौधरी के कब्जे में है। हाँ, नेविगेटर, जिसे उससे छीन लेना कोई मुश्किल काम तो ना होगा। वो तो मामूली काम है, लेकिन इस्तेमाल करना तो हमें नहीं आता, वो तो चौधरी को ही आता होगा। तो फिर ये कि उसे वो ही इस्तेमाल करेगा। हम उस पर वॉच रखेंगे, जब माल उसके काबू में आ जाएगा तो झपट लेंगे। हम में कौन कौन शुमार है? मैं, तू और मनकोटिया। मनकोटिया किस लिए, तेरे को मालूम ही है। मोहन बाबू? पागल हुई है, मुर्गी खाई जाती है, खाना शेयर करने के लिए दस्तरखान पर साथ नहीं बिठाई जाती। स्टीमर किनारे लगा होता तो अभी तक उन लोगों को जहन्नुम रसीद हुए। परमार ने अपनी कराई घड़ी पर निगाह डाली, 37 घंटे हो चुके होते। इस बात की तस्दीक की कि चाचा भतीजी कूपर रोड पर है। हाँ, अलकतारा की 5वीं मंजिल पर उनका 2 बेडरूम का फ्लैट है, जो कि उन्होंने हाल ही में खरीदा है। खरीदा है इसका मतलब है कि वो जल्दी वहां से नहीं टलने वाले। गुड, लेकिन एक बात है। क्या? मैंने खुद वहां का चक्कर लगाया था। मुझे लगा था कि कुछ लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। कौन लोग? क्या पता कौन लोग। हो सकता है मोहन बाबू ने उनकी निगरानी का कोई इंतजाम किया हो। नहीं किया? पक्की बात? हाँ, जब निगरानी की जरूरत महसूस करेगा तो या वो आकर खुद करेगा या इस बाबत तुमसे ही बात करेगा। वो बोला ऐसा? हाँ, साफ बोला। तो फिर वो लोग कौन होंगे जो मैंने निगरानी पर देखे थे? पुलिस वाले। पुलिस ऐसी निगरानी भला क्यों करेगी? उन्हें किसी पर शक होता है तो वो उसे हिरासत में लेते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक डंडा परेड करते हैं। निगरानी भी किसी वजह से उनकी जरूरत होगी। अभी मेरा सवाल ये है कि अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक सुनहरा वंस इन मैनी लाइफ टाइम्स वाला मौका हाथ से निकल गया होने का मातम मनाएंगे। और क्या करेंगे? हमें उनकी निगरानी का अपना इंतजाम करना चाहिए। फायदा? फायदा देखेंगे, जैसा मौका पेश होगा उसके मुताबिक फायदा देखेंगे। अभी यहाँ मनकोटिया आने वाला है। वो बड़ा आदमी है, उसके साधन पड़े हैं, उसे आने दे, फिर उससे मशवरा करते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। सिमरन ने दृढ़ता से इनकार में सिर हिलाया। क्यों? परमार हैरानी से बोला। क्या हुआ? तुमने उसे नेविगेटर के बारे में बताया है? अभी नहीं। जब दिन में उससे बात हुई थी तो मैंने उसे 2 घंटे बाद फोन लगाने को बोला था।
जो कि उसने नहीं लगाया था। फिर मैंने उसे फोन किया था तो वो बोला था सिग्नल क्लियर नहीं था, ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो शाम 6 बजे यहाँ आएगा। मतलब ये कि नहीं बताया। हाँ, अब बताना भी मत। उसको सिर्फ इतना बोलना कि सोना समुद्र में डूब गया और ये पता लगाने का कोई जरिया नहीं कि वो कहाँ डूबा। ऐसा क्यों? मुझे उस शख्स पर एतबार नहीं, जैसा धोखा वो मोहन बाबू के साथ करने की तैयारी किए बैठा था वैसा वो तुम्हारे साथ भी कर सकता है। मेरे साथ? अरे नहीं। क्यों? तुम आसमान से उतरे हो? नहीं, आसमान से तो नहीं उतरा, लेकिन तुम उसके माँ जाए हो, लेकिन मोहन बाबू नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन एक बार जो आइडिया उसके भेजे में घर कर गया, वो क्या आसानी से निकल जाएगा? एक बार मुंह को लहू लग जाए तो कहीं छूटता है? तू तो मुझे फिक्र में डाल रही है। मनकोटिया से किनारा करने से बड़ी हद माल हाथ से जाएगा, न किनारा करने से जान और माल दोनों हाथ से जाएंगे। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, हम इसे कैसे हैंडल करेंगे? करेंगे किसी तरीके से। पहले इस बात का मन तो बनाओ कि इसे हम ही ने हैंडल करना है। फिलहाल हमने चाचा भतीजे की निगरानी का इंतजाम करना है। क्या वो भी बहुत मुश्किल काम है तुम्हारे वास्ते? नहीं, उसका इंतजाम तो मैं बखूबी कर लूंगा, लेकिन जब मोहन बाबू भी आकर यही कुछ करने लगेगा तो हमारी लाइनें क्रॉस नहीं होंगी। वो अकेला 24 घंटे ये काम नहीं करता रह सकता। इस बाबत तुम्हारे से दरख्वास्त उसे लगानी पड़ेगी। न लगाई तो अपनी ही सलाहियत जुटाने में लग गया तो वो ऐसा नहीं करेगा। जब मैं कहती हूँ वो ऐसा नहीं करेगा तो नहीं करेगा। जब मैं कहती हूँ वो इस बाबत तुमसे बात करेगा तो तुमसे बात करेगा। बहरहाल तेरी बात का कुल जमा मतलब ये हुआ कि अगर हमने दो मुसीबतों में से एक को चुनना है तो हमें छोटी मुसीबत को, मोहन बाबू को चुनना चाहिए। अभी आई बात समझ में? ठीक है। मैं तभी मनकोटिया ने वहां कदम रखा। 9 बजे खैरगढ़ चौकी इंचार्ज भगवती सिंह डोभाल सर्कुलर रोड पहुंचा। उस पर निगाह पड़ते ही सिपाही किशोर लाल कहीं ओट से निकला और उसके करीब पहुंचा। भीतर है? डोभाल ने पूछा। हाँ साहब जी, किशोर लाल बोला। कोई आया गया? कोई नहीं। खुद वो कहीं गया हो? कहीं नहीं गया, जब से आया है भीतर है, बरामदे तक में नहीं निकला। ठीक, देखता हूँ साले को। साहब जी, अब मैं जाऊं? अभी नहीं। अभी भी नहीं? राम जस को मैं इधर पहुंचने को बोल के आया हूं, उसके आने तक रुक। साहब जी, उसके साथ लेके आना था। क्यों मरा जा रहा है? आता ही होगा वो, बड़ी हद आधे घंटे की बात है। अच्छी बात है। डोभाल ने कोठी के कंपाउंड में कदम रखा और बरामदे में जाकर कॉल बेल बजाई। भीतर कॉल बेल की आवाज सुनकर जगमोहन सक पकाया। सिमरन के आगे उसकी जिद फिर नहीं चली थी। नतीजतन खैरगढ़ सुबह पहुंचने की जगह वो शाम को पहुंचा था और उस रात जल्दी सो जाने का तमन्नाई था, जबकि पहले ही विघ्न आ गया था। उसने दरवाजा खोला। दरोगा जी, आप? वो खिन्न भाव से बोला। नमस्ते मोहन बाबू। अब क्या है? कुछ नहीं है। होना क्या है? इधर से गुजर रहे थे इसलिए सोचा मिलते चले। हाँ, आप तो अंतर्यामी हैं, कैसे मन की बात भांप लेते हैं। आपको तो पुलिस में होना चाहिए था। अच्छा? हाँ, अब जरा बाजू तो हटिए, मैं सोने की तैयारी कर रहा था। अरे मोहन बाबू, अभी तो 9 बजे हैं। मैं थका हुआ हूँ, जरूर लंबे सफर से लौटे होंगे। ऐसी बात नहीं है। बढ़िया, आप तैयारी ही तो कर रहे हैं सोने की, सो तो नहीं गए हैं। आपको मैं सोया हुआ लगता हूँ? जरा भी नहीं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और चाय पिलाने को तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब हटिए। तीव्र अनिच्छापूर्ण भाव से जगमोहन एक तरफ हटा। दोनों ड्राइंग रूम में पहुंचे। डोभाल एक सोफा चेयर पर ढेर हुआ। दाढ़ी क्यों मूंद दी? वो बोला। क्या? फ्रेंच कट दाढ़ी अच्छी लगती थी आपको, मूंद क्यों दी? मूछ भी? मैंने कब रखी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ? रखी तो बराबर। 1-2 दिन मैंने शेव नहीं की थी। आपने सोचा होगा कि शेव न करने पर दाढ़ी सारे मुंह पर होती है, सिर्फ ठोडी पर नहीं। आप नाहक दाई से पेट छुपाने वाला काम कर रहे हो मोहन बाबू। ये पुलिस वाले की निगाह है, मुंह पर मफलर लपेट लेने से गुमराह नहीं होती। तौबा, कैसा घाक था, हर बात ताड़ लेता था। अरे दरोगा जी, वो जबरन हंसा।
क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? समझ लो शौक से रखी, शौक पूरा हो गया, साफ कर दी। इतनी सी बात को झुटलाने की कोशिश भी शौक ने करवाई। अब आप तो बात के पीछे ही। खैर खैर, अब बताइए किसका शौक, आपका या माशूक का? क्या आशिकी में ऐसे शौकों की तरफ ज्यादा तवज्जो जाती है? माशूक ने कहा होगा फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ आपको अच्छी लगेगी, आपने रख ली। अब कहा होगा आप क्लीन शेव ही अच्छे लगते हैं, आपने मूंद दी। नहीं, मेरी क्लीन शेव शक्ल से आपको परेशानी है तो मैं दाढ़ी फिर रख लेता हूँ। अरे नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो यूं ही सोच रहा था कि बुधवार आप गए तो दाढ़ी मूछ में गए, लौटे तो क्लीन शेव लौटे। वैसे कहाँ गए थे? राजनगर। राजनगर तो गए थे, वहां के बाद कहाँ गए थे? कहीं नहीं, सारा अरसा वहीं था। वहां तो नहीं थे, एक बार गायब होने के बाद। गायब? गायब होने के बाद? न तो आप सी गार्डन में दिखाई दिए थे और न लिंक रोड अपने प्रेम खरोंदे पर पहुंचे थे। आपको कैसे मालूम? आपको मालूम ही है, कैसे मालूम? तो आप कबूल करते हैं आपने मेरे पीछे अपने आदमी लगाए हुए हैं? हाँ। जगमोहन हड़बड़ाया, उसने अपलक डोभाल की तरफ देखा। इसी वजह से जानता हूँ। इस बार डोभाल बोला तो लहजे से वो पहले जैसा मिलनसार नहीं लग रहा था। अब वो खास पुलिसिया लहजे में बोल रहा था कि बुधवार राजनगर में आपने जानबूझकर मेरे आदमी को डॉस दी थी ताकि आप पुलिस की जानकारी में आए बिना किसी नई वारदात को अंजाम दे पाते। नई वारदात? जी हाँ, नई वारदात, जो कि आपका कारोबार है। क्या? जो आप अब तक 12 बार अंजाम दे चुके हैं, 3-3, 4-4 के ग्रुप में अपने जैसे 11 साथियों के साथ। अभी तक आप जो करोड़ों रुपया पीट चुके हैं, उसमें अंगूर के एक दाने का भी दखल नहीं है। अब मुकर कर दिखाइए इस बात से। जगमोहन के मुंह से बोल न फूटा। वो भौचक्का सा डोभाल का मुंह देखता रहा। कैसे? आखिरकार उसके मुंह से निकला। कैसे जाना? वैसे ही जैसे पुलिस जानती है, दाई से पेट कहीं छुपता है, इसी वजह से पीछे पड़े थे। और क्या? कैसे जाना? तूने ही बताया भैया। मैंने? डोभाल ने जेब से एक तहशुदा कागज निकाला और उसे खोलकर जगमोहन की नाक के सामने लहराया। ये लिस्ट देख। फिर वो कर्कश स्वर में बोला, देख और पहचान। जगमोहन ने देखी, पहचानी। मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में घुसे? वो बोला, लेकिन ओरिजिनल को नहीं छेड़ा। ओरिजिनल अपनी जगह सलामत है, बेशक जाके तस्दीक कर ले, ये फोटोकॉपी है। जगमोहन खामोश रहा। अब मैं इस लिस्ट में दर्ज लूट के तेरे 12 कारनामा का ही जामिन नहीं हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तेरा असली नाम जगमोहन है और तू पटना से 4 खून करके भागा हुआ इश्तिहारी मुजरिम है। ये जान चुकने के बाद मेरे सामने बैठे हो? हाँ, तेरी हिम्मत हो तो मेरी उंगली का एक नाखून भी छू के दिखा। तुम्हारा ये बड़ा बोल ही साबित कर रहा है कि तुम्हारे जोड़ीदार बाहर मौजूद हैं। एक को तो मैंने देखा था, बाहर मंडराता, जो राजनगर तक मेरे पीछे लगा था। किशोर लाल नाम था शायद। अब जरूर कई होंगे। वो हंसा। क्या चाहते हो? ये भी कोई पूछने की बात है तो सही। माल निकाल। माल? जो करोड़ों में है। इस लिस्ट का टोटल यही चुगली कर रहा है। बोल, कहाँ है माल? खर्च कर दिया। क्या बकता है? कुछ खर्च कर दिया, कुछ दान दे दिया। खर्च कर दिया तो समझ में आया, दान किसे दे दिया? सोहल को। किसको? सोहल को, जो इश्तिहारी मुजरिम है, जो दाता है, दीन का बंधु है, गरीबों बेसहारों का आसरा है। तूने सब माल उसको दे दिया? हाँ। कैसे दिया? उसको चिट्ठी लिखी, वो आया और ले गया। कहाँ से? यहाँ से या राजनगर से? राजनगर से। क्योंकि माल माशूक के पास रखता है? मेरी कोई माशूक नहीं। तू समझता है तेरा सब झूठ, कोरी बकवास चल जाएगी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, झूठ ही झूठ बोला। साले, यूं तेरी जान सांसद से नहीं निकलने वाली। ये जुल्म है। जो जुल्म अभी तूने देखा कहाँ है? 1 मिनट में माल निकाल के मेरे सामने रख, वरना मैं दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है? मेरा मतलब है मोटा माल नहीं है। जैसे माल के तुम सपने देख रहे हो, वो मेरे पास नहीं है। चाहो तो यहाँ की तलाशी ले लो। वो तो मैं ले चुका। क्या?
माल कहीं और है और तू मुझे अभी बताएगा कि वो कहाँ है। कैसे बताऊंगा, जबकि देख, मैं तेरा लिहाज करने को तैयार हूं। लिहाज? मैं माल तेरे हलक में हाथ दे के निकलवा सकता हूं, फिर भी मैं 50-50 के लिए तैयार हूं। अब बोल, क्या कहता है? मैंने जो बोलना था बोल दिया। क्या मतलब हुआ इसका? अब आइंदा तेरे को बोलने से भी परहेज है? जगमोहन खामोश रहा। मैंने तो गूंगे बुलवाए हुए हैं, तू तो है क्या चीज? डोभाल उछलकर खड़ा हुआ। उसने जेब से गन निकालकर जगमोहन की तरफ तान दी। उठ के खड़ा हो, वो हिंसक भाव से बोला। तुम्हारी गोली चलाने की मजाल नहीं हो सकती। उठता हुआ जगमोहन बोला। अच्छा? हाँ। एक खूनी ने, एक डकैत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस के दरोगा पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दरोगा को गोली चलानी पड़ी। ये बहुत बड़ी मजाल की बात है। जगमोहन से जवाब देते न बना। मेडल मिलेगा मेरे को जब तेरी असलियत उजागर होगी। घूम के खड़ा हो, मेरी तरफ पीट कर। जगमोहन ने हिचकते हुए आदेश का पालन किया। हाथ पीठ पीछे। जगमोहन ने हाथ पीठ पीछे किए तो डोभाल ने आगे बढ़कर उनमें हथकड़ियां भर दी, फिर मुंह में रुमाल ठूस दिया, फिर 1 फुट लाइन को छोड़कर वहां की सारी बत्तियां बुझा दी। इधर देख। जगमोहन घूमा। माल मेरे हवाले करता है या नहीं? जगमोहन का सिर स्वयमेव इनकार में हिला। ठीक है बेटा, अब देख दरोगा भगवती सिंह डोभाल क्या करता है। उसने अपनी पतलून में से चमड़े की बेल्ट खींच ली और जगमोहन को धुनना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई थी। तब तक बापू बजरंगी कंसारा फिशरीज के नकली ट्रक से पीछा छुड़ा चुका था। एक पुरानी फिएट कार अपने कब्जे में कर चुका था और अपने पीछे लगी 2 टीमों को पहचान चुका था, जिनमें से एक के हवाले एक सफेद ओमनी थी और दूसरी एक ग्रे इंडिका में सवार थी। 9 बजे वो चर्च गेट स्टेशन पर पहुंचा। उसने अपनी फिएट पार्किंग में खड़ी की और स्टेशन में दाखिल हुआ। बुकिंग में उसने दादर का टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। 2 मिनट में लोकल प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो वो उसमें सवार हो गया। अपने पीछे उसने एक बार भी झांकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि बिना झांके भी उसे गारंटी थी कि कोई न कोई उसके पीछे लगा हुआ था। दादर स्टेशन पर वो उतरा और बाहर निकलकर कार पार्किंग में पहुंचा। वहां पार्किंग में कितनी ही कारें मौजूद थी, जिनमें से एक जेन को उसने बड़ी आसानी से खोल लिया और फिर उसका इग्निशन भी ऑन कर लिया। उसने डैशबोर्ड में लगे बक्से को खोला तो भीतर कार की सर्विस बुक, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी मौजूद पाई। उसने चर्च गेट की पार्किंग से मिली कार की पर्ची को अपनी उंगलियों में सरकाया और कार आगे बढ़ाई। निकासी का रास्ता आने से पहले ही उसने ड्राइविंग साइड की खिड़की का शीशा नीचे गिराया और पर्ची वाला हाथ बाहर खड़े पार्किंग अटेंडेंट की ओर हिलाता उच्च स्वर में बोला। आखे दिन का टोकन है, अभी लौट के आने का है। जवाब में अटेंडेंट के कुछ बोल पाने से पहले वो वहां से बाहर था और कार मेन रोड की ओर दौड़ी चली जा रही थी। आगे एक चौराहा आया तो उसने कार को बाईं ओर केलकर रोड पर मोड़ा। आगे उसका लक्ष्य शिवाजी पार्क होकर दादर सी फेस था। अब सफेद ओमनी और ग्रे इंडिका वैसे ही उसके पीछे लगी थी, जैसे कि वो दिन भर उन्हें पीछे लगी देखता रहा था। कभी इंडिका आगे निकल जाती थी तो ओमनी पीछे रह जाती थी, तो कभी उसका उलट हो जाता था। सावरकर मार्ग का चौराहा पार करके उसने कार को एक कदरन अंधेरी और उजाड़ सड़क पर डाला। उस घड़ी उसके पीछे ओमनी थी और आगे इंडिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एकाएक उसने पूरी ताकत से कार को ब्रेक लगाई। ब्रेकों की घरघराहट से वातावरण गूंजा। कार बुरी तरह से डगमगाई और फिर बड़ी मुश्किल से स्थिर हुई। पीछे आती ओमनी उससे टकराने से बाल बाल बची। बजरंगी ने फुर्ती से कार को रिवर्स गियर में डाला और स्टीयरिंग पर पांव का पूरा दबाव डाला तो शैतानी रफ्तार से बैक होती कार धड़ाम से जाकर ओमनी से टकराई। खुद बजरंगी के शरीर को भीषण झटका लगा, जिसे वो सीट बेल्ट की वजह से झेल गया। उसने फुर्ती से सीट बेल्ट से खुद को मुक्त किया और गन हाथ में लिए पीछे ओमनी की तरफ झपटा। इससे पहले कि ओमनी में बैठे बुझेकर और पिचड़ उस इरादतन किए गए एक्सीडेंट से उबर पाते, ओमनी का पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला और फिर एक गन उन्होंने अपनी तरफ तनी पाई। सुबह से पीछे लगे हो,
बजरंगी कहर भरे लहजे में बोला, पीछा छुड़ाने का ये भी एक तरीका है कि तुम दोनों को यहीं ढेर कर दूं और फिर तुम्हारे इंडिका वाले जोड़ीदारों की खबर लूं। क्या क्या मांगता है? ड्राइविंग सीट और स्टीयरिंग के बीच फंसा बुझेकर कठिन स्वर में बोला, पीछा छोड़, यही मांगता है। अब तो छूट ही गया, गाड़ी ठोक दी, पता नहीं दोबारा चलेगी या नहीं। इंडिका वालों को भी बोल, अभी कोई मेरे पीछे दिखाई दिया तो ठोक दूंगा। क्या? कोई कुछ न बोला। अपने साहब लोगों को अक्कल देना, जिस भीड़ू को मालूम कोई उसके पीछू कोई लगा नहीं रह सकता। ये भी बोलना, मौत छू के गुजर गई। उसने खामखा एक गोली उन दोनों के बीच झोंक दी और फिर सड़क छोड़कर फुर्ती से शिवाजी पार्क के विशाल मैदान में कहीं गुम हो गया। रविवार 27 दिसंबर, राजनगर, मुंबई। शनिवार को पुलिस के आर्टिस्ट ने बैंक लुटेरों की कंपोजिट पिक्चर्स का फाइनल वर्जन पुलिस के हवाले कर दिया था। उसमें जगमोहन की 2 तस्वीरें थी। एक में वो फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ के साथ था और दूसरी में क्लीन शेव था। शनिवार को ही एसपी यदुनाथ सिंह ने वो तस्वीरें प्रेस को रिलीज कर दी थी, जो कि रविवार के अंक में प्रकाशित हुई थी। दिलीप चौधरी ने राजनगर में अपने नए आवास पर, क्योंकि अखबार की डिलीवरी का अभी कोई इंतजाम नहीं किया था, न ही उसे मालूम था कि उस इलाके में अखबार कैसे डिलीवर होता था, इसलिए उस सिलसिले से वो पूरी तरह से बेखबर था। उसको तस्वीरों के प्रकाशन की खबर होती तो वो उस घड़ी सोया न पड़ा होता। जबकि सुबह 7:30 बजे के करीब फ्लैट की कॉल बेल बजी। उसकी आंख खुली। उसने बेड स्विच ऑन करके कमरे में रोशनी की। वो बेड में से निकलने को था कि उसे बगल के बेडरूम से भी हलचल की आवाज आई। मुग्धा जाग गई थी। उसने सोचा, देख लेगी कौन आया था इतनी सुबह सवेरे। वो फिर सो जाने लगा ही था कि एकाएक ठिठका। कौन हो सकता था आगंतुक? अभी तो किसी को ये तक खबर नहीं थी कि वो फ्लैट आबाद था। फिर किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर वो झपट कर बेड से उठा और बाहर निकला। मुग्धा को उसने मुख्य द्वार की ओर बढ़ते पाया। रुक, वो व्यग्र भाव से बोला। मुग्धा ठिठकी। असमंजसपूर्ण भाव से उसने अपने अंकल की तरफ देखा। मुझे देखने दे। मुग्धा ने सहमति में सिर हिलाया। चौधरी लपक कर मुख्य द्वार के समीप पहुंचा। उसने उसमें फिट मैजिक आई में आंख लगाकर बाहर झांका। पुलिस! उसके प्राण कांप गए। और सबसे आगे यदुनाथ सिंह नाम का वो एसपी था, जिसके हाथ में 24 की शाम को बैंक डकैती के दौरान मौकाए वारदात की कमान थी, जिसके सामने बतौर बंधक वो पेश हो चुका था। पलक झपकते तमाम माजरा उसकी समझ में आ गया। बगुले की तरह वो अपने बेडरूम की तरफ लपका। क्या हुआ? उसके पीछे लपकती मुग्धा आतंकित भाव से बोली। पुलिस! वो बोला, हम गिरफ्तार होने वाले हैं। ओह नो! उसने वार्डरोब में से यूरो के बाकी बचे 40 नोट निकाले और उन्हें लेकर किचन की तरफ लपका। वहां उसने नोटों को माचिस दिखाई और भस्म होने के लिए सिंक में डाल दिया। कॉल बेल फिर बजी। मुग्धा उसके पीछे वहां पहुंच गई थी। उसके मुंह खोलने से पहले ही चौधरी बोल पड़ा। कुछ नहीं बोलना, कुछ कबूल नहीं करना। हमारा किसी वारदात से कोई वास्ता नहीं। वो कैसा भी सबूत पेश करें, कैसा भी दबाव डाले, कुछ कबूल नहीं करना, चाहे तबाही आ जाए। नेविगेटर सेफ है, उनके हाथ नहीं पड़ने वाला। कहाँ? बताने का टाइम नहीं। सारे नोट भस्म हो गए तो उसने सिंक का नलका चला के उनकी राख बह जाने दी। जब अच्छी तरह से तसल्ली हो गई कि राख के कोई अवशेष सिंक में बाकी नहीं थे, तो उसने नल बंद कर दिया। घंटी फिर बजी। इस बार बहुत देर तक। तो अपने बेडरूम में जा, चौधरी फुसफुसाया। मैं खोलता हूँ। और वो दरवाजे की तरफ लपका। उसने दरवाजा खोला। कई पुलिसिये बगुले की तरह फ्लैट में घुस आए। किसी ने फ्लैट का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। यूं घुस आए लोगों में 2 जने ऐसे भी थे जो पुलिस की वर्दी में नहीं थे। उनमें से एक उसका लैंडलॉर्ड मेहरोत्रा था और दूसरा, चौधरी का दिल डूबने लगा, बेनीवाल था। वो शख्स जिसने उसे अपनी बीवी को सौंपने के लिए 500 यूरो के 60 नोट दिए थे। एसपी यदुनाथ सिंह ने अपलक अपने सामने खड़े शख्स को देखा और मन ही मन सोचा, क्या उसके सामने दूसरा बंधक खड़ा था जिसने कि अपना नाम कपिल सक्सेना बताया था?
जो बैंक से निकलते ही सड़क पर ढेर हो गया था और जिसे एक स्ट्रेचर पर लिटाकर पुलिस की सुरक्षा में पहुंचाया गया था। उस घड़ी माहौल ऐसा था कि उसने उस शख्स की सूरत की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। उसके हाथ में उस रोज का रोल किया हुआ अखबार था जिसे कि उसने खोला। उसने अखबार में छपी कंपोजिट पिक्चर से सामने खड़े व्यक्ति की सूरत का मिलान किया। लगता तो वही था, लेकिन उसकी बेहतरीन शिनाख्त जर्मनी रिटर्न बेनीवाल कर सकता था, जिसके साथ बैंक के भीतर उसकी गुफ्तगू हुई थी और जिसको साथ लेकर आने की दानिशमंदी उसने दिखाई थी। उसने बेनीवाल की तरफ देखा। बेनीवाल ने दृढ़ता से सहमति में सिर हिलाया। मिस्टर दिलीप चौधरी? फिर एसपी कड़क कर बोला। हाँ। चौधरी अपने स्वर को भरसक सुसंयत रखता बोला। आप यहाँ अपनी भतीजी के साथ रहते हैं? हाँ। कब से? लैंडलॉर्ड को साथ लेके आए हैं, इसलिए आपको मालूम है कब से। नहीं मालूम तो उसी से पूछिए। मैं आपसे पूछता हूँ। परसों से। अकेले रहते हैं? मेरी भतीजी मेरे साथ है। क्या नाम है? मुग्धा चौधरी। वो यही है? हाँ। बुलाइए। लेकिन एक साथ इतने लोगों की आमद से त्रस्त मुग्धा पहले ही बाहर पहुंच गई थी। एसपी ने फिर अखबार का मुआयना किया। फ्रेंच कट दाढ़ी वाले के साथ छोटी बंदक, जो बैगी जीन्स, ढीला ढाला कुर्ता और कार्डिगन पहने थी। लगती तो वही थी। मिस्टर चौधरी, वो पूर्वता कड़कता बोला। यू आर अंडर अरेस्ट। यू टू मैडम। क्यों? चौधरी गुस्से से बोला। क्या किया है हमने? आपको नहीं मालूम? हमने कुछ नहीं किया। 24 तारीख गुरुवार को आपने और आपकी भतीजी ने अपने एक और जोड़ीदार के साथ मिलकर, जो कि सांता क्लॉज का बहरूप बनाकर बैंक में तब घुसा था जब आप दोनों ग्राहक बने पहले से भीतर मौजूद थे, दोपहर बाद सुनामपुर की हडसन रोड पर स्थित गार्जियन बैंक में डाका डाला था। क्या कह रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। आप इस इल्जाम से इनकार करते हैं? 100 बार, 1000 बार इनकार करता हूँ। गुरुवार 24 तारीख को दोपहर बाद आप कहाँ थे? यहीं था। इस फ्लैट में? राजनगर में। इस फ्लैट में हम परसों आए। पहले ही बोला। राजनगर में कहाँ थे? बंदरगाह के इलाके में स्थित सी गार्डन नाम के बार में उसके प्रोप्राइटर धीरज परमार के साथ थे। वो इस बात की तस्दीक करेगा? बराबर करेगा, क्यों नहीं करेगा। आपकी भतीजी भी तब आपके साथ थी और वहीं थी? हाँ। वहां क्या कर रहे थे आप लोग? एक दोस्त का इंतजार कर रहे थे, जो कि हमें वहां मिलने वाला था। नाम बोलिए। मोहन बाबू पासवान। वो वाकिफ है आपका? दोस्त है। किस लिए इंतजार कर रहे थे? कर्जे के तौर पर उससे कुछ रकम हासिल करने के लिए। कितनी रकम? 5 लाख रुपए। मिले? हाँ। वो शख्स कहाँ रहता है? पता बोलिए उसका। फ्लैट नंबर 401, एलिशिया टावर, लिंक रोड। हासिल रकम का आपने क्या किया? इनको, चौधरी ने मेहरोत्रा की तरफ इशारा किया, इस फ्लैट की बैलेंस पेमेंट के तौर पर दी। झूठ! मेहरोत्रा आवेशपूर्ण स्वर में बोला। क्यों? पेमेंट नहीं दी आपको? दी, लेकिन रुपयों में नहीं, यूरो में दी। 500 यूरो के 20 नोट दिया आपने मुझे। 10,000 यूरो दिया आपने। व्हाट नॉनसेंस! मेरे पास यूरो के नोटों का क्या काम? मुझे नहीं पता। दिख रहा है आपकी शक्ल से। क्या, जो आपको नहीं पता? अरे, आपने मुझे 500 यूरो के 20 नोट। मैंने आज तक कभी यूरो की शक्ल नहीं देखी। शक्ल हम दिखाते हैं, एसपी बोला। उसने वो 20 नोट चौधरी के सामने किए, जो कि मेहरोत्रा ने मनी चेंजर को सौंपे थे। ये वो 20 नोट हैं जो परसों आपने फ्लैट की बैलेंस पेमेंट के तौर पर मिस्टर मेहरोत्रा को दिए थे। इन पर मेरा नाम लिखा है, यही समझिए। क्या मतलब? इन पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। चौधरी का दिल लर्जा, फिर तत्काल वो संभला। क्यों बच्चे पढ़ा रहे हो एसपी साहब? फिर वो बोला। कागज पर से कहीं उंगलियों के निशान उठते हैं? फॉरेंसिक साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। कई ऐसे नए केमिकल बने हैं जिनके इस्तेमाल से कागज पर से भी उंगलियों के निशान उठाए जा सकते हैं। आपकी फॉरेंसिक साइंस को बधाई, जिसके सदके आप कागज पर निगाह डालते हैं और फतवा दे देते हैं कि इस पर फलां आदमी की उंगलियों के निशान हैं। उंगलियों के निशान न हुए, कैमरा फोटोग्राफ हो गए।
अभी आपके निशानों का नमूना लेकर इनसे मिलान किया जाएगा। तो किया जाएगा तो लेकिन आप तो फतवा दे भी चुके कि इन पर मेरी उंगलियों के निशान हैं और सिर्फ 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 मेरी उंगलियों के निशान हैं। क्या मतलब? और किसी के तो क्या होंगे, जैसे कि हमारे लैंडलॉर्ड साहब के, इनके मनी चेंजर के, आपके भी नहीं, जो कि कब से, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, उंगलियों से ही इन्हें थामे हैं। तब एसपी को अपनी चूक का एहसास हुआ। काफी चालाक हैं आप, वो बोला। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। बेडरूम से लाना पड़ेगा। इजाजत दीजिए, लेके आइए। हवलदार, इनके साथ जाओ। एक हवलदार चौधरी के साथ हो लिया। बेडरूम का दरवाजा खुला था, जिसकी वजह से चौधरी वहां सबको दिखाई दे रहा था। उल्टे पांव वो वापस लौटा। ये देखिए, उसने एक कागज एसपी की आंखों के सामने लहराया। क्या है ये? एसपी बोला। खुद देखिए। एसपी ने कागज उसके हाथ से ले लिया। ये रसीद है, चौधरी बोला, जो मेहरोत्रा साहब ने 5 लाख रुपयों की एवज में परसों जारी की। रुपए बोला मैं, यूरो नहीं बोला। लेकिन मेहरोत्रा ने तुरंत प्रतिवाद किया। आपने सौंपे मुझे यूरो ही थे, क्योंकि रुपए आपके पास नहीं थे। 10,000 यूरो? हाँ। 5 लाख रुपयों की एवज में? हाँ। क्यों भला? एक्सचेंज में 10,000 यूरो तो 5 लाख रुपयों से कहीं ज्यादा होते हैं। आपको कैसे मालूम? एसपी तत्काल दखल अंदाज हुआ। क्या कैसे मालूम? चौधरी बोला। ये कि एक्सचेंज में 10,000 यूरो 5 लाख रुपए से कहीं ज्यादा होते हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि आपने कभी यूरो की शक्ल नहीं देखी। नहीं देखी। एक्सचेंज रेट मुझे यूरो की शक्ल देखे बिना भी मालूम हो सकता है। कैसे मालूम हो सकता है? अखबार में रोज छपता है। डॉलर, पाउंड, यूरो और येन का रेट एक ही जगह अखबार में रोज छपता है। न चाहते हुए भी निगाह पड़ती है। टीवी पर भी दिखाया जाता है। इसलिए आपको मालूम है कि 10,000 यूरो 5 लाख रुपए से कहीं ज्यादा होते हैं। जी हाँ, होते होंगे, मेहरोत्रा तल्खी से बोला। लेकिन मुझे यूरो 50 रुपए के भाव से ही कबूल था। तो रसीद में रुपए क्यों दर्ज किए? 10,000 यूरो की रसीद क्यों न दी? क्योंकि 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 असल में पेमेंट में रुपए ही मिले थे। ये झूठ है। फिर मेरे पास यूरो कहाँ से आए? यही तो मेरा सवाल है। मेरे पास यूरो कहाँ से आए? मेरे से ये गलती हुई कि मैंने रसीद में यूरो का जिक्र नहीं किया। ये नहीं, ये गलती हुई कि आपने सोच लिया कि रसीद सामने नहीं आएगी। आप रसीद की बाबत कुछ भी बक देंगे। जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप मेरे पर बेजा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आप दोनों खामोश हो जाइए, एसपी उच्च स्वर में बोला। और मिस्टर चौधरी, आप इधर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। फरमाइए। यूरो के ये नोट कबूल कीजिए, आपको मिस्टर बेनीवाल ने दिए। बेनीवाल? वो कौन है? बेनीवाल वो शख्स है जो बैंक में बंधक था और जिसने आपको अपनी तरह निर्दोष बंधक समझकर 500 यूरो के 60 नोट आगे अपनी बीवी को पहुंचाने के लिए सौंपे थे, लेकिन जिन्हें आप खुद हड़प गए थे। बिल्कुल झूठ। ऐसा कोई शख्स है तो वो मेरे मुंह पर यह बात कह के दिखाए। हम आपका ये अरमान अभी पूरा किए देते हैं। मिस्टर बेनीवाल, कहिए जो ये सुनना चाहते हैं। मैंने इस शख्स को बैंक में 500 के नोटों की सूरत में 30,000 यूरो के नोट सौंपे थे। बिल्कुल झूठ, जिनके नंबर तक मुझे याद थे और जो मैंने पुलिस को बताए थे। तब चौधरी के अंदेशे की तस्दीक हुई कि यूरो के नोटों की वजह से पुलिस वहां पहुंची थी और मनी मन उसने अपनी दूरंदेशी के लिए खुद को ढेर शाबाशी दी कि उसने 10 लाख रुपए का लालच नहीं किया था और अपने पास मौजूद यूरो के 40 नोटों का वजूद मिटा दिया था। मैंने प्रत्यक्षता वो बोला, जिंदगी में कभी इस आदमी की सूरत नहीं देखी। आप झूठ बोल रहे हैं, एसपी गरजा। और आप इतने आला अफसर होते हुए घटिया पुलिसिया पैतरेबाजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं क्या जानता नहीं कि कैसे पुलिस वाले कोई सिखाया पढ़ाया गवाह पेश करके चोर बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गवाह पेश करना क्या पुलिस को ही आता है? आप भी सिखाया पढ़ाया गवाह? जेन्युइन गवाह, बल्कि 2 जेन्युइन गवाह, जिनके नाम पते मैंने आपको बताए।
ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, बेनीवाल भड़क कर बोला। जिसको मैंने इतनी बड़ी रकम सौंपी, उसकी सूरत को मैं 7 जन्म नहीं भूल सकता। मुझे नहीं पता आप कितने जन्म क्या नहीं कर सकते। चौधरी भी वैसे ही भड़के लहजे से बोला। मुझे ये पता है कि मैं 24 तारीख को कहाँ नहीं था और कहाँ था। उस तारीख को मैं सुनामपुर में नहीं था और राजनगर में था। आप भूल रहे हैं, एसपी बोला, कि अकेले बेनीवाल ही नहीं, जिन्होंने तब आपकी सूरत देखी थी, तब आपकी सूरत देखी होने वाले बैंक के भीतर और बाहर कई लोग मौजूद थे। उन सबके बयानात की बिना पर हमने कंप्यूटर से आपकी एक कंपोजिट पिक्चर तैयार कराई है, जो कि हूबहू आपसे मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता, चौधरी दृढ़ता से बोला। ऐसा ही हुआ है। वो तस्वीर आज के हर छोटे बड़े अखबार में छपी है। ये देखिए। एसपी ने हाथ में थामा अखबार खोलकर उसके सामने किया। इसमें ऐसी आप ही की नहीं, आपकी भतीजी की और आपके जोड़ीदार की भी तस्वीर छपी है। देखिए, खुद अपनी आंखों से देखिए। चौधरी ने अखबार में छपी तस्वीरों पर निगाह डाली तो उसका दिल टूटने लगा। उसकी तस्वीर मुकम्मल नहीं तो 3/4 तो शर्तिया उससे मिलती थी। मोहन बाबू की दाढ़ी मूछ वाली तस्वीर भी ऐन वैसे ही उससे मिलती थी। अलबत्ता मुग्धा की तस्वीर में कसर थी, काफी कसर थी। अब उसे लगा कि मोहन बाबू को बतौर अपना गवाह पेश करके उसने गलती की थी, लेकिन ऐसा करते वक्त उसे कहाँ मालूम था कि उनकी तस्वीरें अखबारों में छप चुकी थी। पता नहीं मोहन बाबू को वो तलाश कर पाते या न कर पाते। अब तो खुद उसी ने अपनी गलत बयानी से उस पर फोकस बना दिया था। उनको उसका लोकल पता ठिकाना तक बता दिया था। तब तक वो विचलित था। तब पहली बार वो भीतर तक पूरी तरह से हिला। ये मेरी तस्वीर नहीं, प्रत्यक्षता वो दिलेरी से बोला। ये मेरी भांजी की तस्वीर नहीं। और ये तीसरा शख्स कौन है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। आप लूट के अपने जोड़ीदार को नहीं जानते? एसपी बोला। मेरा कोई जोड़ीदार नहीं, मैं किसी लूट की बाबत नहीं जानता। आप क्या कहती हैं? एसपी मुग्धा की तरफ घूमा। मैं क्या कहूँ? मुग्धा बोली। आप तीसरी तस्वीर वाले इस शख्स के साथ थी। तब इसके चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ थी और आंखों पर निगाह का चश्मा था। आप कैसे इनकार कर सकती हैं कि आप दोनों बंधक बने बैंक से निकले थे? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुग्धा बोली। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि 24 तारीख को मैं अपने अंकल के साथ यहाँ राजनगर में थी और तभी से यहाँ हूँ। एसपी ने असहाय भाव से उसकी तरफ देखा। हम? फिर वो बोला, यहाँ की तलाशी लें तो आपको कोई ऐतराज? हमें सख्त ऐतराज है, चौधरी बोला। तलाशी की कोई वजह होनी चाहिए। आप लुटेरे हैं और यहाँ से लूट का माल बरामद हो सकता है। यहाँ से मिस्टर बेनीवाल की मिल्कियत यूरो के वो नोट बरामद हो सकते हैं जो कुल जमा 600 थे और जिनमें से 400 अभी भी यहाँ मौजूद हो सकते हैं। आपको तलाशी से ऐतराज है तो फिर तो तलाशी जरूर होगी। ये धांधली है। पड़े दुहाई देते रहिए, अपनी भतीजे के साथ उधर एक और बैठ जाइए। ये जुल्म। और तब तक हिलने की कोशिश न कीजिएगा जब तक कि तलाशी मुकम्मल न हो जाए। चौधरी फिर न बोला। तलाशी शुरू हुई। सुई तलाश करने के अंदाज में तलाशी शुरू हुई। एसपी कुछ क्षण वो सब होता देखता रहा, फिर अपने साथ आए इंस्पेक्टर अटल को संकेत किया। दोनों ड्राइंग रूम के एक कोने में पहुंचे। क्या ख्याल है? एसपी दबे स्वर में बोला। अखबार वाली तस्वीरें? इंस्पेक्टर बोला। इन दोनों से हूबहू तो नहीं मिलती। हूबहू कैसे मिलेगी? एसपी तनिक झुंझलाई स्वर में बोला। अखबार में आर्टिस्ट की बनाई कंपोजिट पिक्चर छपी है जो कि गवाहों के बयानात को बुनियाद बनाकर तैयार की गई है। कोई कैमरे से खींची तस्वीरें तो नहीं? फर्क है। वो तो काफी फर्क है। ऊपर से जिस दिलेरी से वो पुलिस का मुकाबला कर रहा है। शातिर मुजरिम दिलेर ही होते हैं। इतनी बड़ी वारदात में शरीक था, दिलेर क्यों ना होगा? आप कहते हैं 800 किलो सोना लूटा। हाँ, इतना सोना वो इस छोटे से फ्लैट में रखे होगा। एसपी ने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिलाया। फिर तलाशी का मकसद? इंस्पेक्टर बोला। यूरो के नोट। बोला तो था, जो 600 थे और जिनमें से अभी 200 ही सामने आए हैं। वो नोट बरामद हो जाए
तो फिर तो यूं समझो कि इस शख्स के खिलाफ हमारे पास ओपन एंड शट केस है। न बरामद हुए तो क्या ये मतलब होगा कि लैंडलॉर्ड झूठ बोल रहा है? बेनीवाल की गवाही सामने न होती तो मैं इस बात पर विचार कर सकता था। उसने अपने नोटों के सीरियल नंबर बताए हैं। उन्हीं नंबरों वाले 20 नोट लैंडलॉर्ड के पास कैसे हो सकते हैं अगर वो उसे इस शख्स ने नहीं दिए? ठीक, बेनीवाल ने चौधरी की बेझिझक मजबूत शिनाख्त की है। इसकी गिरफ्तारी के लिए वो शिनाख्त ही काफी है। भले ही यहाँ से कुछ बरामद हो या ना हो, फिर बेनीवाल के अलावा और भी कई गवाह हैं जो चौधरी की और उसकी भतीजी की शिनाख्त कर सकते हैं। जैसे उसने बेनीवाल को झुठलाने की कोशिश की, वैसे वो हर एक गवाह को नहीं झुठला पाएगा। मतलब गया काम से? हाँ, रही सही कसर इनके तीसरे साथी के पकड़ाई में आ जाने से पूरी हो जाएगी। ये उसकी बाबत बकेगा? क्यों नहीं बकेगा? भतीजी की वजह से बकेगा। भतीजी की वजह से? वो कैसे? कैसे इंस्पेक्टर हो भाई? कैसे थाना अध्यक्ष हो? समझो। ओह, इंस्पेक्टर एक क्षण ठिठका और फिर बोला, सोना उस तीसरे साथी के कब्जे में हो सकता है। उसी के कब्जे में होगा। मास्टरमाइंड तो वो ही था। सब कुछ तो उसने किया था। ये दोनों तो यूं समझो कि ग्रेवी ट्रेन के पैसेंजर थे। ठीक, मुझे हैरानी सोने के गायब होने पर नहीं है। हैरानी बैंक की उस बख्तरबंद गाड़ी के गायब होने पर है जिसमें कि सोना लदा था। मुझे पूरा पूरा यकीन था कि वो गाड़ी सुनामपुर में ही बैंक से 2 या 3 किलोमीटर दूर लावारिस खड़ी मिल जानी थी, लेकिन वो तो आज तक ना मिली। उनके लिए गाड़ी से जल्द अज जल्द पीछा छुड़ाना जरूरी था, क्योंकि वो गाड़ी ही उनकी गिरफ्तारी का सबब बन सकती थी। सोना उन लोगों ने यकीनन गाड़ी से ट्रांसफर करके किसी और जरिए से ढोया होगा। ऐसा करते वक्त उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी को कहाँ दफन किया, ये एक मेजर सवाल है। अगर ये चाचा भतीजी डकैती में शामिल थे, तो फिर तो समझिए कि आप जवाब के करीब हैं। हाँ, ये तलाशी लंबी चलेगी। उस दौरान मैं चाहता हूँ तुम एक काम करो। क्या? फरमाइए। अपनी एलिबाई के तौर पर इस शख्स ने 2 नाम दिए थे। एक धीरज परमार का, जो कि बंदरगाह के इलाके में सी गार्डन नाम का बार चलाता है, और दूसरा मोहन बाबू पासवान का, जिससे ये शख्स 5 लाख रुपया कर्जे के तौर पर हासिल किया बताता है, और जो लिंक रोड के एलिशिया टावर के फ्लैट नंबर 401 में रहता है। याद आया? जी हाँ, बराबर। उन दोनों को यहाँ पकड़ मंगवाओ। फिर देखते हैं उनके सदके चौधरी और उसकी भतीजी की एलिबाई टिकती है या नहीं। आप उन दोनों का एकाएक चाचा भतीजी से आमना सामना कराना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। चिरकुट इनायत दफेदार के सामने मौजूद था। उसके आजू बाजू बापू बजरंगी और हैदर खड़े थे, और पीछे उनसे थोड़ा परे हट के डाकी और अट्टा खड़े थे। बहुत जल्दी लौटा? दफेदार बोला, मेरे को उम्मीद किधर, तो इतनी जल्दी लौट के आएगा। अब बोल, क्या किया? ठोक दिया? नहीं बाप, चिरकुट विनयशील स्वर में बोला, वांदा नहीं, पता निकाल के लाया। किधर छुपेला है साला हरामी, साला दगाबाज हरामी। बाप, वो क्या है कि... चिरकुट, कहीं तू ये तो नहीं बोलना मांगता कि न तू परदेसी को ठोका और न उसका पता निकाला? ऐसी है बाप, पण तो फिर इधर काहे वास्ते आएला है? साला मेरा टेम खोटी करता है। मेरे को तेरा थोबड़ा देखने के अलावा है ही नहीं और कोई काम। बाप, मेरी बात तो सुनो, फिर याद करता है। बात है किधर तेरे पास सुनाने लायक, जब तू उसको ठोका नहीं, उसका पता भी नहीं निकाला? तो बाप, कुछ तो फिर भी किया ना। 5 दिन से फुल टेम धक्के खा रेला हूँ, जमीन आसमान की खाक छान रेला हूँ। कुछ तो किया ना? अच्छा, किया? किया ना बाप? क्या किया? बोलता है बाप। पण, अभी भी पण? खाली तुम्हेरे को बोलने का है। क्या? खाली तुम्हेरे को बोलने का है? काहे? ऐसीच बात है। कैसीच बात है? खाली मेरे कान में डालने का है? हाँ बाप, इन भीड़ों लोगों के सामने बोलने से तेरे को लोचा? हाँ बाप। साले, फेंक तो नहीं रहा? नक्को बाप, फट्टा निकला तो मुंडी काट के हाथ में देगा। मेरे को कबूल बाप?
थोड़ा टेम वास्ते तुम सब नक्की करो इधर से। चिरकुट इधर खाली मेरे वास्ते कोई ड्रामा करना मांगता है। चलो, बोले तो आने का है। चारों वहां से बाहर निकल गए। उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। अब बोल, दफेदार बोला। चिरकुट दफेदार के और करीब सरक आया और फिर राजदाराना लहजे से बोला, बाप, परदेसी नहीं मालूम मेरे को किधर है। मैं उसका पता भी नहीं निकाल सका। ये सब तो बोला पहले, दफेदार चिड़े स्वर में बोला। नवा बात बोल। पर मेरे को एक बहुत कांटे की बात पता चली है। चिरकुट का स्वर और दब गया, जिससे परदेसी का पता लगाया जा सकता है। क्या बात? जल्दी बोल, एक ही बार में बोल। बाप, अपना हैदर। हाँ, हैदर अली खां। हाँ हाँ, परदेसी का सगा भाई। क्या? हैदर और परदेसी माँ जाए भाई हैं। क्या बकता है? हैदर मुसलमान, परदेसी जैकब परदेसी क्रिश्चन, वो भी मुसलमान बाप। असल नाम सफदर अली खां। दोनों सगे भाई हैं। कितनी ही देर दफेदार अपलक चिरकुट को देखता रहा। जब वो विचलित न हुआ तो आखिरकार बोला, सच कह रहा है? 100 टांग सच बाप, चिरकुट दृढ़ता से बोला। झूठ निकले तो मुंडी से फुटबॉल खेलना, खाल निकाल के मशक बनवाना। इतना टेम दोनों भाई के लिए काम करते रहे, कभी ये बात न खुली। उन्होंने छुपा कर रखी ना? काहे? कोई तो वजह होगी। एक भाई मुसलमान से क्रिश्चियन बन गया, सफदर अली खां से जैकब परदेसी बन गया, तो कोई तो वजह होगी। तेरे को कैसे मालूम पड़ा? बाप, मरता क्या न करता की तरह एक ही तो काम किया मैं इतने दिन। किधर किधर नहीं भटका, किस किस से नहीं मिला। आखिरकार ये बात मालूम पड़ी। खाली मालूम पड़ी या बात को पक्की भी किया? पक्की भी किया ना, उसके बाद ही तो इधर आया। कैसे पक्की किया? हैदर की फैमिली का पता निकाला। माँ आमना, बीवी मेहर, बेटा शफीक करके फैमिली का पता निकाला। किधर है फैमिली? कल्याण में, बनात वाला चौल की एक खोली में। उधर आजू बाजू पूछा तो मालूम पड़ा आमना के 2 फर्जन। बाप, खोली में दोनों भाइयों का पुराना फोटो ब्लैक एंड व्हाइट करके प्लास्टिक के फ्रेम में लगा। मैं हैदर को साफ पहचाना, परदेसी को साफ पहचाना। फैमिली के सामने? अरे नहीं बाप, फैमिली को मालूम पड़ने देना किधर मांगता था। काफी खुफियापंती किया तो चिरकुट। बाप, जान पर बनी थी, कैसे न करता। ठीक, पर बोले तो अभी ज्यादा किया। और क्या किया? फोटो खिसकाया ना? क्या? प्लास्टिक के फ्रेम में था, एक बाजू से खींचा, हाथ में आ गया। 1 सेकंड का काम निकला। किधर है फोटो? चिरकुट ने गर्व से एक 5x7 का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट पेश किया। दफेदार ने गौर से तस्वीर का मुआयना किया। अरे, वो बोला, अपने हैदर के बाजू में ये तो निरा अपना परदेसी है। पर हैदर बोलेगा उसका भाई सफदर है। बरोबर है, पर परदेसी भी है। ये फोटो मैं रखता है। बरोबर बाप, इसी वास्ते तो निकाल कर लाया। ये सबूत लाया ना कि मैं कुछ चौकस काम किया। बरोबर किया। चिरकुट, मैं तेरे से खुश। बाप, अभी मेरा जान बख्शी किया। थैंक यू बोलता है बाप। पर बात में लोचा तो तेरी अगली सांस में लोचा। कोई लोचा नहीं बाप, एन सॉलिड खबर निकाला है। लोचा होता तो मैं इधर आने का हौसला करता। ठीक, अब तू जा और बापू बजरंगी को इधर भेज। अभी बाप। इंस्पेक्टर अटल एसपी युद्धनाथ सिंह के पास पहुंचा। एक आदमी, वो बोला, धीरज परमार मिला है, दूसरे का पता नहीं चल पाया। पता तो था, वो उस पते पर नहीं है। आस पड़ोस से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि एल्शिया टावर का वो फ्लैट अक्सर बंद रहता है, कभी कभार ही कोई आता है। वो कोई कब से वहां नहीं आया, मालूम नहीं हो सका। फिर भी उधर लोग बाग उस फ्लैट के मालिक को जानते पहचानते तो होंगे। एसपी उतावले स्वर में बोला, जानते नहीं तो पहचानते तो जरूर ही होंगे। सूरत की पहचान तो बिन जाने भी हो जाती है। सही फरमाया आपने। इसी वजह से वहां मैंने कुछ लोगों को अखबार में छपी तीसरे शख्स की तस्वीरें दिखाई। एसपी साहब, दोनों सूरतों में से क्लीन शेव सूरत की शिनाख्त हुई है। उस बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों ने उस शख्स के 401 नंबर फ्लैट का ऑक्यूपेंट होने की तस्दीक की है। ऑक्यूपेंट यानी कि मोहन बाबू पासवान।
हाँ, लुटेरों का तीसरा साथी, ऐसा ही जान पड़ता है। ऐसा ही है, चोर चोर मौसेरे भाई। इसी वजह से बतौर एलिबाई चौधरी ने उसका नाम लिया, क्योंकि वो जानता था कि डकैती में उसका जोड़ीदार उससे बाहर नहीं जा सकता था। इस लिहाज से तो एलिबाई देने वाला दूसरा आदमी भी, धीरज परमार भी, इसी थैली का चट्टा पट्टा होना चाहिए। हो सकता है। कहाँ है वो? बाहर है। जानबूझकर बाहर खड़ा किया ताकि उसका पहले ही चौधरी से आमना सामना न हो जाए। अच्छा किया। बाहर कहाँ? ग्राउंड फ्लोर पर, लैंडलॉर्ड के ऑफिस में। चलो। दोनों फ्लैट से निकले और लिफ्ट का इंतजार करने की जगह सीढ़ियां उतरने लगे। 401 एलिशिया टावर का ऑक्यूपेंट कभी तो वहां लौटेगा। रास्ते में एसपी बोला। जाहिर है तो वहां उसके स्वागत का कोई इंतजाम होना चाहिए। सर, ये भी कोई कहने की बात है। मैंने वो इंतजाम कर दिया है। गुड। मैंने कुछ और भी किया है। क्या? वो आदमी कभी कभार वहां आता है तो जाहिर है कि असल में कहीं और रहता होगा। मैंने उस आदमी को तैनात किया है कि वो फ्लैट के पिछले मालिक को ट्रेस करे। वो न मिले तो रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर फ्लैट की रजिस्ट्री निकलवाए। सर, दोनों ही तरीकों से हमें इस मोहन बाबू पासवान के मूल आवास की खबर लग सकती है। वेरी गुड। लेकिन सर, इस सिलसिले में एक टेक्निकल हिच है जिसको आपकी जानकारी में लाया जाना जरूरी है। वो क्या? लिंक रोड का इलाका मेरे थाने के तहत नहीं आता। बंदरगाह का इलाका भी मेरे थाने के तहत नहीं आता। इसलिए इन कामों के लिए मैं ज्यादा अरसा अपने आदमी स्पेयर नहीं कर सकता। आपको इस बाबत हेडक्वार्टर से बात करनी चाहिए और वहां से कोई स्पेशल हेल्प हासिल करनी चाहिए। मैं जरूर करूंगा। सो डोंट यू वरी। थैंक यू सर। वो ग्राउंड फ्लोर पर लैंडलॉर्ड के ऑफिस में पहुंचे। ऑफिस दो भागों में विभक्त था। उसका सामने का भाग रिसेप्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता था और पार्टीशन के पीछे प्रोप्राइटर का निजी कक्ष था। वहां ऑफिस टेबल के सामने एक विजिटर चेयर्स पर धीरज परमार बैठा था और परे दीवार के साथ लगे एक सोफे पर एक हवलदार मौजूद था। उन्हें देखकर हवलदार उछलकर खड़ा हुआ और इंस्पेक्टर के इशारे पर वहां से बाहर निकल गया। फिर एसपी और इंस्पेक्टर धीरज परमार के आजू बाजू दो कुर्सियों पर बैठ गए। हेलो, एसपी मुस्कुराता हुआ बोला। आई एम यदुनाथ सिंह, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। हेलो सर, परमार सशंक भाव से बोला। एक केस के सिलसिले में आपसे मामूली पूछताछ करनी है। उम्मीद है आपको ऐतराज नहीं होगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं। थैंक यू। एसपी ने अखबार को कपिल सक्सेना की तस्वीर पर से मोड़कर परमार के सामने किया। ये तस्वीर देखिए। परमार ने तस्वीर देखने का नाटक किया। सुबह का अखबार वो देख चुका था और उसमें छपी तस्वीरों को देखकर जो शुरुआती झटका उसे लगा था, उसे वो भूला नहीं था। उसी दौरान उसके उस आदमी का फोन आ गया था जिसे उसने कूपर रोड पर चौधरी के फ्लैट की निगरानी के लिए तैनात किया था और जिसने उसे बताया था कि पुलिस का एक बड़ा अमला चौधरी की ही फिराक में वहां पहुंचा था। उसके बाद वो चौधरी और मोहन बाबू से संपर्क की किसी जुगत की बाबत अभी सोच ही रहा था कि पुलिस उसके सिर पर आन खड़ी हुई थी। आप इस शख्स को पहचानते हैं? एसपी ने पूछा। जी नहीं, परमार बोला। इतनी जल्दी जवाब न दीजिए। तस्वीर को गौर से देखिए और फिर जवाब दीजिए। मैं नहीं पहचानता। जब एक शख्स दूसरे को जानता हो तो दूसरे का पहले को जानना स्वाभाविक होता है, नहीं? मैं समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? जब ये शख्स आपको जानता है तो आप इसे क्यों नहीं जानते? ये कहता है ये मुझे जानता है। बराबर कहता है। ये कहता है कि 24 तारीख को ये आपके बार में आपके साथ था। गलत कहता है। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। इसे आपके रूबरू कराया जा सकता है। मेरा तब भी यही जवाब होगा। क्या? मैं नहीं जानता ये कौन है। आप किसी मोहन बाबू पासवान को जानते हैं? जानता हूँ। कैसे जानते हैं? मेरे बार का रेगुलर है। यहीं राजनगर में रहता है। रहता ही होगा, वरना रेगुलर कैसे होगा? आपका अंदाजा है यहीं रहता होगा, पक्की तौर से नहीं जानते? हाँ। नाम कैसे जानते हैं? खुद उसी ने बताया। लेकिन ये ना बताया कि रहता कहाँ था। हाँ। आप चाहें तो मालूम कर सकते हैं वो कहाँ रहता है? नहीं,
आइए। एसपी एकाएक उठ खड़ा हुआ। कहाँ? परमार सशंक भाव से बोला। अभी मालूम पड़ता है। लिफ्ट पर सवार होकर वो तीनों 5वीं मंजिल पर वापस लौटे। एसपी ने परमार को चौधरी के रूबरू कराया। आप इन्हें जानते हैं? वो बोला। जानता हूँ। परमार इत्मीनान से बोला। जानते हैं? जानता हूँ। इसका नाम दिलीप चौधरी है। लेकिन अभी नीचे तो आपने कहा था कि आप इन्हें नहीं जानते थे। नीचे ये मुझे कब मिले? भाई, मैंने आपको इनकी अखबार में छपी तस्वीर दिखाई थी। एसपी ने फिर तस्वीर उसके सामने की। ये तस्वीर इनकी कहाँ है? तो किसकी है? उसकी, जिसका तस्वीर के नीचे नाम लिखा है, कपिल सक्सेना की। ये इन्हीं का फर्जी नाम है, एलियास है। होगा, लेकिन अखबार में छपी तस्वीर इनकी नहीं है। अरे, अंधे को दिखाई देता है तो अंधे से सवाल कीजिए। मैं तो अंधा नहीं हूँ। एसपी हकपकाया सा उसका मुंह देखने लगा। पुलिस से ये रवैया? फिर बोला। आपको भारी पड़ेगा। भारी ना पड़े इसके लिए क्या करूं? परमार बोला। झूठ बोलूं? सच बोलिए। वो तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप तो खफा हो रहे हैं मेरे सच बोलने से। ये दूसरी तस्वीर देखिए। एसपी ने अखबार में छपी मुग्धा की तस्वीर उसके सामने की। इसे पहचानते हैं? नहीं। पक्की बात? हाँ। मिस्टर चौधरी की भतीजी को जानते हैं? जानता हूँ। ये उसी की तस्वीर है। अगर ये मुग्धा है तो मैं मलिका नूरजहां हूँ। कहाँ है? एसपी ने करीब खड़े एक हवलदार से पूछा। बेडरूम में, हवलदार बोला। बुला के लाओ। मुग्धा वहां पहुंची। अब देखिए, एसपी बोला। ये मुग्धा है। ये अखबार में छपी इसकी तस्वीर है। नहीं है, परमार बोला। अखबार में छपी तस्वीर कुछ कुछ इस जैसी लगती है, लेकिन इसकी नहीं है। कुछ कुछ लगती है? जी हाँ, कुछ कुछ लगती है। काफी कुछ लगती होती तो भी कोई बात थी। आप झूठ बोल रहे हैं। फायदा? आप इन लोगों को एलिबाई देना चाहते हैं। क्यों भला? मुझे क्या सपना आया है कि इन लोगों को एलिबाई की जरूरत है? आप लोगों में इस बाबत पहले से कोई सेटिंग है। आप मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये लोग गिरफ्तार हैं, 10 साल के लिए नपेंगे। झूठ बोलेंगे तो आपका भी मिलता जुलता अंजाम होगा। झूठ बोलूंगा तो ना? पुलिस से पैतरेबाजी अच्छी नहीं होती मिस्टर परमार। मुझे किसी ने बताई थी ये राज की बात, इसलिए मैं कभी पुलिस से पैंतरेबाजी नहीं करता। अभी कर तो रहे हैं। खामा ख्याली है आपकी। मुझे क्या जरूरत है ऐसा करने की? आप बताइए। कोई जरूरत नहीं है जनाब। मैं बंदरगाह जैसे बिजी इलाके में बार चलाता हूँ, जहाँ सैकड़ों लोग मेरे रूबरू होते हैं। मैं उनके जाति मामलात में दखल अंदाज होने लगूं तो पागल हो जाऊंगा। इन लोगों से आपकी कोई खास वाकिफियत नहीं। इन्हें आप सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि ये लोग बार में आते हैं। एन यही बात है। मेरा बार मेल मुलाकात का बहुत सहूलियत का ठिकाना माना जाता है। वहाँ यूं लोगों का मिलना जुलना, एक दूसरे के इंतजार में बैठे रहना आम बात है। कभी ये भी ऐसा इंतजार करते रहे थे? हाँ। किसका? मोहन बाबू पासवान का। आपको कैसे मालूम? बार बहुत बड़ा है। इन्होंने खुद मुझे कहा था कि मोहन बाबू पहुंचे तो मैं उन्हें खबर कर दूं ये कहाँ बैठे हुए थे। इन्हें मालूम था आप मोहन बाबू को पहचानते थे? हाँ। कैसे मालूम था? अब याद नहीं कैसे मालूम था। कभी जिक्र आया होगा इनसे या मोहन बाबू से आपकी जाति वाकिफियात नहीं? बस इतना ही वास्ता है कि आपके बार में आते हैं। हाँ। मोहन बाबू को दोबारा देखें तो पहचान लेंगे या उसमें भी हुज्जत करेंगे? हुज्जत तो मैंने पहले भी नहीं की। जवाब दीजिए। पहचान लूंगा। ये तस्वीर देखिए। एसपी ने अखबार की बाकी की 2 तस्वीरें परिवार के सामने की। और बताइए, इनमें से मोहन बाबू कौन है? कोई भी नहीं। जरा ठीक से देखिए, गौर से देखिए। ये दाढ़ी मूछ वाली तस्वीर कुछ कुछ मोहन बाबू से मिलती है, लेकिन मैंने मोहन बाबू को कभी ऐसी दाढ़ी मूछ रखे नहीं देखा। और दूसरी क्लीन शेव्ड और बिना चश्मे वाली तो बिल्कुल नहीं मिलती। आप देखिए। एसपी वो तस्वीरें चौधरी के सामने करता बोला। आप क्या कहते हैं? ये दोनों या इनमें से कोई तस्वीर आपके उस दोस्त की है जिसने 24 तारीख को इन साहब के बार में आपको 5 लाख रुपए उधार दिए थे? नहीं। चौधरी बोला।
मिस्टर परमार को तो ये दाढ़ी मूछ वाली तस्वीर कुछ कुछ मोहन बाबू से मिलती लगती है। इनको लगती होगी, मुझे नहीं लगती। कुछ कुछ भी नहीं। नहीं, आप क्या कहती हैं? एसपी मुग्धा से संबोधित हुआ, खास तौर से इस दाढ़ी मूछ और चश्मे वाली तस्वीर के बारे में। ये मोहन बाबू की तस्वीर नहीं। मुग्धा बोली, ये भी नहीं, लेकिन उस शख्स की है जो 24 तारीख को बंधक बना, आपके साथ था? नहीं, भले ही वो मोहन बाबू नहीं था। नहीं, तो भी नहीं। नहीं, 24 तारीख को ऐसा कोई शख्स मेरे साथ नहीं था, पहले भी बोला। एसपी ने गहरी सांस ली और असहाय भाव से कंधे उचकाए। तभी उसे एहसास हुआ कि तमाम पुलिसिये फिर ड्राइंग रूम में उसके करीब जमा थे। सर्च कंप्लीट हो गई? वो बोला। जी हाँ, एक सब इंस्पेक्टर तत्पर स्वर में बोला। कुछ मिला? जी नहीं। मिस्टर चौधरी, फरमाइए। चौधरी संजीदगी से बोला, आपको हिरासत में लिया जाता है। किस इल्जाम में? आपकी भतीजी को भी। हमने क्या किया है? आपने डकैती में शिरकत की है। अपने एक और साथी के साथ मिलकर 50 करोड़ रुपए कीमत का सोना लूटा है। आपको और आपकी भतीजी को शिनाख्त के लिए मिस्टर बेनीवाल जैसे और गवाहों के सामने पेश किया जाएगा। शिनाख्त न हो सकी तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है ऐसी नौबत नहीं आएगी। कैसी नौबत नहीं आएगी? आपको छोड़ दिया जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आप एक गवाह को झुठला सकते हैं, दर्जनों गवाहों को नहीं झुठला सकते। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।